अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, जो हालिया जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको देख के अंदाज़ा ये हो रहा है कि हाँ वाकई अब इलेक्शंस होने वाले हैं और उसी को लेके उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी बैकग्राउंड में अब सियासी सरगर्मियों का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो रहा है। और ये आगाज़ जो है वो नून लीग की जानिब से ही हुआ है। आने वाले दिनों में नून लीग का जो वफ्द है मियां नवाज शरीफ खुद बलूचिस्तान जाएंगे और सरदार जरदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ केपी का रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो नून लीग का वक्त, चूंकि एमक्यूएम का वक्त जाके नून लीग से मिल चुका है, तो अब नून लीग का वक्त कराची में मौजूद है। ना सिर्फ उन्होंने पीर पगारा साहब से मुलाकात की, रात में एक सियासी शादी भी अटेंड की, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से भी मुलाकात की, उसके बाद एमक्यूएम के मरकज़ भी गए और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू भी की। लेकिन जो चीज़ थी वो ये थी कि जो ये खबरें चल रही थी और जो साद रफीक साहब ने लाहौर में कहा था कि सीट एडजस्टमेंट होगी और जिसकी नफ़ी करती रही एमक्यूएम, वो एक दफ़ा फिर उन्होंने एमक्यूएम की बात को इंडोर्स किया है कि फ़िलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन हमने इस पर कमेटी बना दी है। ख्वाजा साद रफीक साहब जब एमक्यूएम के मरकज़ गए वहाँ पर क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। हम दोनों जमातें ये समझती हैं कि पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में बदलना है। वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूलाज को तय किया जाए और उसको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दिलचस्प अमर ये है कि हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पे कोई बात नहीं। बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है ख्वाजा साद रफीक साहब ने, एमक्यूएम की इस बात को एंडोर्स किया है कि सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई है। ऑल दो कि सुबह कुछ और कहते हुए पाए गए थे ख्वाजा साद रफीक साहब, वो कह रहे थे कि हम इस पे काम करेंगे और सीटों की एडजस्टमेंट करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन बहरहाल मैं ख्याल जब एमक्यूएम के वक्त से उनकी मुलाकात हुई है तो फिर उनको ये कन्वेंस कर लिया गया है। मामला है कि ये इत्तेहाद जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ एक ताल्लुकात PMLN की अपनी जगह, लेकिन सियासी मामलात पे काफ़ी फासले हैं। इसी को लेकर शर्जील इनाम मेमन साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और नून लीग के हवाले से क्या फरमा रहे थे, देखते हैं। PMLN का मुझे एक भी ऐसा इख्तियार नहीं है कभी फ्री इलेक्शन में PMLN को इख्तियार मिला हो। सारे के सारे लोग बैठ जाएं, चाहे मैं IGI से शुरू करूं, 9 सितारों से शुरू करूं, साइकिल से शुरू करूं। हमेशा जब भी धांधली हुई, धांधली की शुरुआत हुई, धांधली की पैदावार हुई, तो आपको PMLN इख्तियार में नजर आएगी। मुल्क की हिस्ट्री उठा के देख लें, 2024 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना वजीर आजम बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम बनाएगी, लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी तरफ लगता यह है कि खुद कन्विंस भी हैं कि एक दफ़ा फिर मियां नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बनने जा रहे हैं, और अगर वो नहीं तो उनके छोटे भाई। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस वक्त यही हमें दिखाई दे रही है। मुल्क की 4 बड़ी जमातें जिसको नून लीग, PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, ये इस वक्त सियासी मोड में आ चुकी हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इनकी स्टार्ट हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जलसे भी किए हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी जमात PTI कहाँ है? PTI इस वक्त हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। उनकी जो चेयरमैन है वो जेल में मौजूद है और उसके साथ साथ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो बचे कुचे लोग हैं जो अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं, जो गिरफ्तारियों से बचे हुए हैं, जिन्होंने अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील नहीं की हैं, ये सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं की है, उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। और इसी का शासाना आज एक जलसा शेड्यूल था कराची में PTI का, वो भी मौखर हो गया और वो नहीं हो पाया। तो सूरत हाल आगे आने वाले वक्त में किधर जाएगी, इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी, इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो कितने संगीन हैं और उनमें कितनी जान है, क्या कोई रिलीफ की उम्मीद है। जो लीगल टीम के हेड हैं हामिद खान साहब PTI के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। हामिद खान साहब, अब जो इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके ऊपर जो केसेस हैं जिसमें जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है, ऑल्दो के तोशा खाना में उनकी नाअहलियत है लेकिन उसके साथ साथ जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि साइफर का जो केस है वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। मैं मुख्तसरन चाहूँगी कि जो इनके ऊपर अभी केसेस हैं, चाहे तोशा खाना है, साइफर है और मज़ीद जो फरा गोगी वाली जो डिटेल्स आई हैं जिसमें बुशरा बीबी के लिए भी कुछ लोग अच्छी सूरत हाल का इजहार नहीं कर रहे, क्या स्टेटस क्या है, कितनी मुश्किलात हैं अभी साइफर वाले में स्पेशली? देखिए, सारे केसेस जो हैं वो बनाए गए हैं और इसलिए बनाए गए हैं कि मकसद इमरान खान को विक्टिमाइज़ करना है और उनको किसी न किसी तरह से इलेक्शन से बाहर करने के लिए, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये केस पर केस बनाया गया है। तो मैं नहीं समझता इन केसेस में कोई इतनी जान है या कोई इतने सीरियस केसेस हैं जितने उनको बना के दिखाया जा रहा है।
और जिस तरह उसमें कानून में अमेंडमेंट्स की गई हैं, इस खातर मिसाल के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को अमेंड किया गया है साइबर के केस के लिए, और इसी तरह से दूसरे भी केसेस जो बनाए गए हैं, उसके पीछे असल मकसद जो है वो कोई इंसाफ दिलाना नहीं, बल्कि किसी न किसी तरह से इमरान खान साहब को सियासी तौर पर जो है बाहर करना है और उनको डिस्क्वालीफाई करना है। तो क्या हामिद खान साहब ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के लिए उसका मकसद भी उनकी पार्टी यही कहती है कि कोई केसेस में जान नहीं थी, बनाए गए थे, असल मकसद जो था वो उनको सियासत से आउट करना या वज़ीर आज़म हाउस से आउट करना, और इसी रोशनी में आज खान साहब उसी शिकंजे में जकड़े हुए हैं? मैं समझता हूँ कि तारीख बार बार अपने आप को रिपीट करती है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर किया जाए और उसके ख़िलाफ़ जो केसेस, खैर वो बनाए तो नहीं थे, लेकिन ये जो पनामा पेपर्स का स्कैंडल था वो पाकिस्तान में ओरिजिनेट नहीं हुआ था, वो तो पनामा में हुआ था, साउथ मतलब सेंट्रल अमेरिका में। लेकिन उसको इस्तेमाल करके कोशिश की गई कि उसके सियासी फ़ायदा उठाया जाए और उसको नवाज शरीफ को बाहर करने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था। तो इस हद तक दुरुस्त है ये बात कि पहले वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ है, अब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अच्छा हामिद खान साहब, जब हम ये बात करते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो कुछ लोग ये हमें कहते हैं कि जी ये डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब पे, और कुछ खबरें हैं कि जी उनको कोई डील्स ऑफर की जाती हैं। क्या उनके सामने कोई डील, कोई शराइत, कोई ऐसी बातें रखी गई हैं कि जिनको वो तस्लीम नहीं कर रहे, और अगर वो तस्लीम कर लें, जैसे कहीं पे आता है कि जी उनको कहा जा रहा है कि बस आप 30 के करीब सीट्स ले लें वगैरह वगैरह, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, या ये जो पकड़ धकड़ सारा कुछ हो रहा है ये सिलसिला रुक जाएगा? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये तो एक फ़र्ज़ है, आइनी एक ज़रूरत है, आइन का तकाजा है कि जब भी इलेक्शंस हों उसमें हर सियासी जमात को बराबर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को। तो ये बात तो आइन की एक तकाजा है जो पूरा होना चाहिए, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन पर पूरा उतर रहा है, ना इस वक्त मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको पूरा कर रही है, ना ही वो क़ुव्वतें जो कि उनके पीछे हैं, जो कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो खैर एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और आइनी तकाजा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं दिया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है। उसका तो मतलब ये है कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आज़ाद होना चाहिए, वो उन्हें आज़ादी होनी चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन को लीड कर सकें, और उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को पूरी तरह इलेक्शंस की तैयारी करने का मौका देना चाहिए, उनको कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। यहाँ हाल ये है कि इमरान खान साहब जो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जेल में हैं और मुकदमा उन पर बनाया जा रहा है। उसके अलावा जितने भी सियासी लीडरशिप है उनके अलावा, उनको भी या जेल में रखा हुआ है या फिर उनको अंडरग्राउंड होने पे मजबूर किया हुआ ताकि वो भी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ना ले सकें। इसी तरह पॉलिटिकल वर्कर, जो आम पॉलिटिकल वर्कर है, उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसको इस वक्त जेल में रखा हुआ है या मजबूर किया गया है कि वो सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ना ले। उनसे लिखवाया जा रहा है कि मैं ये पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ या मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। तो ये तो इस वक्त तो कोई प्लेइंग फील्ड दिया ही नहीं जा रहा, उनको तो बिल्कुल प्लेइंग फील्ड से बाहर कर दिया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत बात की और बहुत दूर की बात है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा सवाल बेसिकली यही था कि क्या इसके लिए कोई शराइत कोई खान साहब के सामने रखी गई हैं, कोई डील ऑफर की गई है, कोई मुल्क छोड़ जाने की बात की गई है, या इलेक्शन में कम सीट्स पे खामोशी इख्तियार करने की, गुजारा कर लेने की बात की गई है? देखिए, मेरे लम्बे नहीं है कि वो डील ऑफर हुई है कि नहीं, लेकिन जो हालात बता रहे हैं उसमें तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है कि डील ऑफर की गई है, क्योंकि
जिस कदर सख्ती इस वक्त हो रही है सारी जमात पर, जमात के पॉलिटिकल वर्कर्स पर, जमात की लीडरशिप के ऊपर, उससे तो ये नज़र आता है कि वो एक तरफा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से बाहर और इलेक्शन से बाहर रखने की पूरी तैयारी की जा रही है। ठीक है, आपने कुछ कहा कि जी उनके वर्कर्स को या तो कहा जाता है कि आप सियासत छोड़ दें या आप जमात छोड़ दें, आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज कर लें। असद उमर साहब ने भी हाल ही में छोड़ी और उन्होंने कहा सियासत भी छोड़ता हूँ, दारों से टकराव की वाली पार्टी नहीं, सियासत नहीं करनी, और अब बुनियादी रुकनियत से भी मुस्ताफ़ी हो गए। कल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, जो वकील हैं PTI के, वो कह रहे थे कि 3 दफ़ा असद उमर साहब ने पैगाम भिजवाया इमरान खान साहब को कि पार्टी में वापस आना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया। ये वाकई ऐसा हुआ था? देखिए, मैं तो उनको, मैं किसी मरवत को नहीं जानता, ना मैं उनको पार्टी का स्पोक्स पर्सन समझता हूँ, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि पार्टी के जो लोग रेगुलर स्पोक्स पर्सन हैं वो शुएब शाहीन हैं और बैरिस्टर साहब हैं, तो वो ये ऐसा कोई इस नाम का शख्स कोई पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं है। वो तो दावा कर रहे थे कि मैं इमरान खान साहब को फ़ोन करता था, मैं उनका पैगाम असद उमर का लेके जाता था, तो खान साहब मना करते थे। तो 3 दफ़ा असद उमर साहब अफजल मरवत के थ्रू ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछे। मैं तो खान साहब से डायरेक्टली इन टच हूँ। उन्होंने सिर्फ बैरिस्टर गौहर को और इनको शुएब शाहीन को कहा कि ये पार्टी स्पोक्स पर्सन है। उसके अलावा पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं वो हैं रऊफ साहब, तो मैं नहीं समझता कोई और उनके बिहाफ पे कोई बात कर रहा है। तो इसीलिए तो हमें शक गुजरता है कि पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। बतौर वकील के भी उनके बारे में हमें कोई इत्तला नहीं है कि वो किसी सब्सटेंस के वकील हैं, कि वो इमरान खान के वकील हो। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के वो वकील नहीं है। जो वकीलों की मैं लिस्ट जानता हूँ जो वकालत कर रहे हैं उनकी हाई कोर्ट में, नीचे ट्रायल कोर्ट्स में, उनमें वो शामिल नहीं है। ओके अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि आप इन टच हैं इमरान खान साहब के बाद, तो क्या रिएक्शन होता है खान साहब का जब उनको बताया जाता है कि आज इसने पार्टी छोड़ दी, आज उसने एक इंटरव्यू दे दिया, आज उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर असद उमर छोड़ के चले गए, फवाद चौधरी, मुझे यू जस्ट नेम इट, क्या रिएक्शन होता है खान साहब का? देखिए, मैं तो हर दफ़ा मौजूद नहीं होता हूँ। मेरी तो 3 मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ वक्तों में, और वो भी ऐसी सूरत हाल में होती हैं जहाँ सर पे सुपरिटेंडेंट ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठा होता है। वहाँ तो बात खुल के हो ही नहीं सकती, बल्कि वो हर बात को वहाँ नोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये तो मुझे या उनको मौका ही नहीं मिला कि हम खुल के आपस में कोई बात कर सकें। इवन जबकि मैं वकील भी हूँ कुछ केसेस में इमरान खान साहब का, और मेरे साथ भी दूसरे वकील जैसे शुएब शाहीन साहब या उमैर नियाजी साहब या और हमारे जाफरी साहब गए थे, तो वो वकला के साथ भी बात करने में कोई आज़ादी नहीं है उनको। फिर भी सुपरिटेंडेंट साहब पीछे बैठे हुए हैं। हमने ये बात भी सामने आई कि जब वकीलों का और क्लाइंट का जो आपस में एक्सचेंज होता है वो प्रिविलेज होता है, उसमें किसी और को नहीं बैठना चाहिए, ताकि वो अपने जो हदायत देना चाहते हैं अपने वकला को वो आज़ादी से बेखौफ होकर दे सके। लेकिन यहाँ तो ये इसकी भी इजाज़त नहीं मिलती हमें। ठीक है, अच्छा सर, तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का आपने खुद भी जिक्र किया कि फील्ड ही नहीं मिल रही, तो लेवल प्लेइंग तो एक अलग बात है। तो अब मामला ये है कि सदर मुमलिकत ने भी एक वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, उन्होंने भी कहा कि जी इस मामले को देखें, PTI को ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो क्या वो ख़त कोई काम करेगा, असर करेगा? बज़ाहिर ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन इस मामले को आप किस तरह से टेकअप करेंगे? क्या ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे? देखिए, ये बात सूनर और लेटर तो सुप्रीम कोर्ट को ही रिजॉल्व करनी पड़ेगी, वरना तो इलेक्शंस जो हैं उनकी कोई किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इन इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, तो जो जनरल इलेक्शंस हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो PTI जो है सारे पोल्स के मुताबिक सबसे पॉपुलर पार्टी है और इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर उनको ही इलेक्शन से बाहर कर दिया गया तो उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या साख है, क्या लेजिटिमेसी है? लिहाजा उस सूरत में तो ये इलेक्शन जो है
कौम को जो है कबूल ही नहीं होंगे। तो आप ऐसी कोई पिटीशन दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो उस मामले को देखे? देखिए, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग भी हैं, जिसमें एक पिटीशन तो ऐसी है जो इमरान खान साहब की तरफ से मैंने बतौर उनके वकील के फ़ाइल की हुई है 25 मई से, जिसमें हमने ये बातें सब सामने लेके आए हैं कि सियासी जमात पर हर किस्म का तशद्दुद, हर किस्म का जुल्म ज़्यादती और जबर हो रहा है, वर्कर्स को उठाया जा रहा है, जेलों में बंद किया हुआ है, और जब उनको कोई बेल भी मिलती है तो उनको किसी और मुकदमे में पकड़ लिया जाता है या उसको डिटेंशन ऑर्डर लेके उनको डिटेन कर लिया जाता है। इसी तरह ख़वातीन वर्कर्स के साथ जो ज़्यादती हो रही है उनको रात के अंधेरे में उठाया जा रहा है। उनको बहुत सारे ऐसे भी वर्कर्स हैं जो मिसिंग पर्सनस हैं। मिसाल के तौर पर इस पर रिसेंटली एक पिटीशन जो है वो इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने भी फाइल की है, मिसिंग पर्सन। एक्चुअली ये जो लोगों को उठाया गया उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे हेबियस कॉर्पस पिटीशंस की गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ आके जो एडवोकेट जनरल पेश होते हैं या और लॉ ऑफिसर पेश होते हैं, वो आके कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता ये कहाँ पर है, ये कम से कम हमारी कस्टडी में नहीं है, मतलब सूबाई हुकूमत की कस्टडी में नहीं है या मरकज़ी हुकूमत की कस्टडी में नहीं है। तो सवाल ये फिर किसकी कस्टडी में है? तो अगर ये बात अदालतें भी किसी हद तक मजबूर है या बेबस है उनके सामने, जो ये बात नहीं कह सकती कि वो जिस किसी भी कस्टडी में है। कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें ये पता चला है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की कस्टडी में है, तो फिर भी उनको प्रोड्यूस तो करना चाहिए ना। उनके वालिदैन मिलना चाहते हैं, उनके ऑल वाकिन उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बड़ा हैरान हुआ जो इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने मिसिंग पर्सनस की है पिटीशन, उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने, रजिस्ट्रार ने वापस कर दिया। हालांकि इससे ज़्यादा अहम क्या हो सकती है कि जो लिबर्टी है वो सबसे अहम चीज़ है, सबसे बड़ा राइट है लोगों का कि वो आज़ाद हो और आज़ादी पर उनके कदर ना हो। तो वो पिटीशनें नहीं सुनी जा रही, और अगर सुनी जा रही हैं तो उस पर कोई नतीजा खेज साबित नहीं हो रही। तो ये सारे मामला आपके सामने हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये जो फरहत शहजादी का जो केस है, जो उर्फ़ आम में उनको फरा गोगी कहते हैं, अब उसमें बात ये हो रही है कि जो सारा कुछ था वो फ्रंट वुमेन के तौर पे काम कर रही थी, पीछे बुशरा बीबी का सारा हाथ था, कहीं ना कहीं कंसेंसस था या अंडर द नोज खान साहब के भी हो रहा था। क्या ये मामला इस नौयत का है कि आपको लगता है आने वाले वक्त में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और ना ही मुझे पता है किसी फरा गोगी का। मैं नहीं जानता। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि सारी चीज़ बनाई गई है इमरान खान साहब को सियासत से या इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, और ये स्कैंडलाइज किया जा रहा है मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ हरबों से। तो मैं तो इस हद तक ही जानता, इससे ज़्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं है। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान भी ये बात कहते रहे कि लंदन प्लान, और एक लंदन प्लान की गूंज हमने 2018-17 में सुनी थी, और अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि ये एक लंदन प्लान था, बाकायदा तमाम चीज़ें तय हो गई, और जो नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है वो बाकायदा एक डील के तहत हुई है, सब कुछ पहले से तय था। ये कोई लंदन प्लान, कोई लंदन एग्रीमेंट है, एग्जिस्ट करता है? देखिए, जहाँ तक ये अंडरस्टैंडिंग है जो खान साहब कहते हैं कि लंदन प्लान है, उनके कहने का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने PMLN के साथ और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील की है जो लंदन में तैयार हुई है। ये लंदन में उसको फाइनलाइज किया गया है। जिस स्कीम के तहत, जिस प्लान के तहत वो नवाज शरीफ साहब को 21 अक्टूबर को वापस लाया गया है और उनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया है, वो तो हालांकि 2 केसेस में जो है वो कन्विक्टेड हैं, और कन्विक्ट को और फिर इसी तरह से वो इश्तहारी मुल्ज़म भी रहे हैं, उनको इस अंदाज से लेके आना मुल्क से बाहर से, फिर उनको प्रोटोकॉल देना, उनको इतना बड़ा जलसा करने की इजाज़त देना, बल्कि उस जलसे को ख़ुद मॉनिटर करना जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये सारी एक किसी प्लान का हिस्सा लगती है। कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होने जा रही है, नज़र ये आ रहा है।
तो इसलिए इमरान खान साहब को कभी यकीन है कि ये सब कुछ जो है ये किसी प्लान का हिस्सा है जो गालिबन लंदन में तैयार हुआ, क्योंकि 4 साल से नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और जिस किसी ने भी उनसे रब्ता करना था, जो कोई भी रब्ता करता था वो लंदन जाके उनसे रब्ता करता, चाहे उनका अपना भाई है या उनका कोई और रिश्तेदार है या कोई और पॉलिटिकल लीडर है, चाहे PMLN से वो पॉलिटिकल लीडर है या बाहर किसी और पार्टी से मुतल्लिका वो पॉलिटिकल लीडर है, वो जाके नवाज शरीफ को लंदन में मिलता था। तो इसलिए ये सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं जितने भी आप देखते हैं जो पिछले कुछ महीनों से बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, उससे इमरान खान साहब को कभी यकीन है कि लंदन में कोई प्लान तैयार हुआ है जिसके मुताबिक अब कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए और PMLN को इक़्तिदार में लाया जाए और कुछ और जमातों को उनके साथ इत्तेहादी जमातें बनाया जाए और इस तरह से एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए। और उसके लिए ज़रूरी वो समझते हैं यही प्लान के तहत कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। तो ये परसेप्शन है खान साहब का लंदन प्लान के बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके टाइम का गुफ्तगू करने का। और मामला यही है कि जो PTI के साथ जो अमल रखा जा रहा है जिसमें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनको पॉलिटिकल कैंपेन, अपनी इलेक्टोरल कैंपेन नहीं चलाई जाने दे रही, फिर उनके लोग गायब हो रहे हैं और लोगों को फोर्सफुली उनकी जो एफिलिएशन है उसको चेंज कराया जा रहा है। लेकिन ख़ासकर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से हामिद खान साहब का यही कहना था कि ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट इस पर देखे इस मामले को और वही एक वाहिद इस वक्त है जिसको हम कहना चाहिए कि डिपेंड कर सकती है PTI और वहीं से कोई रिलीफ भी मिल सकता है। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं तो कराची में क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कराची का आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा, क्या कराची के मसाइल हल होंगे, क्या कराची में बसने वाले लोगों के मसाइल हल होंगे और बहुत सारी चीज़ें। नून लीग का वफ्द आज कराची में है, MQM से मुलाकात हुई है, एक दफ़ा फिर बहुत सारी बातें सामने आई हैं। जो MQM हकीकी यानी महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से कबल मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफाक अहमद साहब जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट ये सरबरा हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। वालेकुम सलाम। इस वक्त सियासत बड़ा सियासी गर्मा गर्मी और सरगर्मियाँ का मरकज़ कराची बना हुआ है। नून लीग का वक्त भी वहाँ पर है, पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें कर रहा है, MQM से भी इत्तेहाद की मुलाकातें कर रहा है। क्या देख रहे हैं सर, क्या सेटअप बनने जा रहा है सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी? नादिया साहब, मुझे यहाँ कराची में जो मुलाकातें उन्होंने की हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो लपक के मुस्लिम लीग नून के पास गई थी कोई सियासी मामला तय करने के लिए या मुआहिदा करने के लिए, तो वो तो ज़ाहिर है उनकी तबीयत का हिस्सा यही रहा है। वो कभी भी अपोजिशन में नहीं रहे, हमेशा इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे हैं। और क्योंकि मियाँ साहब को जिस तरह उनकी आमद के ऊपर खुसूसी प्रोटोकॉल मिला और एयरपोर्ट पर उनके बायोमेट्रिक्स हुए और तमाम मामलात वहीं निपटाए गए, तो उस प्रोटोकॉल से गुमान ये किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में शायद मियाँ साहब की गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी वजह से वो लपक के मियाँ साहब के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है। लेकिन ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी सियासी जमात है कौमी धारे की, और उन्हें मालूम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इस वक्त की पोजीशन, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि कोई मुश्तरका सिंबल के ऊपर इलेक्शन होने वाला है। अच्छा, यानी कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई सियासी इत्तेहाद, ये आप इलेक्शन से पहले कम से कम नहीं देख रहे? बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये जो ग्रैंड अलायंस की जो बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि JUIF हो, नून लीग हो, MQM हो, GDA हो, ये हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस किस्म का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का कोई डेंट डाल सकता है? और पीपल्स पार्टी की पोजीशन बावजूद इसके कि ठीक है वो डिलीवर उस तरह से नहीं कर सके या 15 साल से मुस्तकिल हुकूमत करने के बावजूद, लेकिन ये अलायंस को डेंट डालेगा? इस अलायंस में इतना दम कम है?
देखिए नादिर साहब, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पर कोई कौमी धारे की सियासत कर रहे हैं और उन्होंने कोई कौमी गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ लोगों से राब्ते करने, तो जाहिर है कि वो एक सियासी अमल का हिस्सा है। लेकिन अगर इस तासुर को हम पुख्ता करते चले जाएंगे कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बन रहा है, तो आप एक लसानी इकाई को दीवार से लगा रहे हैं जो कल नुकसानदेह होगा। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में इस तरह तमाम जगह से कॉर्नर करना वो नुकसानदेह हो जाएगा। कौमी धारे की कोई आप एक्टिविटी या कौमी सतह की कोई आप गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं जिसमें तमाम जमातों को आप इलेक्शन में शरीक करना चाहते हैं, तो उस पर पीपल्स पार्टी को भी शरीक होना चाहिए। और अगर पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, मेरा ख्याल है, यानी मेरा इस मामले में ओपिनियन यही है कि पीपल्स पार्टी को अगर सब मिलकर कॉर्नर करेंगे तो ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद है। ज़ाहिर है आप इत्तेहाद कीजिए हुकूमत बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आफाक साहब, आप इस सियासी धारे में हमें कहीं नज़र क्यों नहीं आते? आप इतने अरसे से खुद से इंडिपेंडेंट एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक जमात को आप लीड कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ मुज़ाकरात, किसी के साथ बातचीत, किसी के साथ राबते, क्यों आइसोलेटेड तौर पे आप काम वो कहें? नादिया साहिबा, मैं अभी जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं उसमें मेरी कोशिश है कि मैं तमाम अर्बन एरियाज से कैंडिडेट पुटअप करूं, इलेक्शन के लिए नामज़द करूं, और उस पर काफ़ी तैयारी हुई है। काफ़ी लोगों, मरकज़ी कमेटी ने काफ़ी लोगों का इंतखाब किया है। हम लिस्टों को फ़ाइनल कर रहे हैं और इंतखाबात में भरपूर तरीके से हम हिस्सा लेंगे। इंतखाबात में किसी बेहतर परफॉर्मेंस के बाद या इलेक्शन के नताइज अच्छे आने के बाद ज़ाहिर है कि तमाम लोग आपसे राब्ते करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी मैंडेट नहीं है। हमने 2000 में इलेक्शन जीता था, कौमी असम्बली का भी इलेक्शन जीता था और सूबाई असम्बली की सीट भी हमने जीती थी। उस वक्त लोगों ने राब्ते किए थे। उसके बाद ज़ाहिर है कि हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ, 8.5 साल में जेल में रहा, मैंने आके तंजीमें नौ की है, लोगों को दोबारा से जमा किया है, मेहनत की है। अच्छा, मैं क्योंकि कौमी धारे की या मुनाफ़त की सियासत नहीं करता, मैं बराह रास्त लसानी सियासत करता हूँ। और मेरा अल्ताफ़ साहब से इख्तिलाफ़ भी इसी बुनियाद पर था कि आपने अपने अवाम के मसाइल हल करने से पहले आप कौमी धारे की सियासत करने जा रहे हैं, जिससे मैं इत्तिफ़ाक़ नहीं करता। तो मैं अपनी कौम के जो मसाइल हैं उनको उसी तरह हल करना चाहता हूँ जिस तरह हमने APMSO और उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी थी और जो लोगों से वादे किए थे। तो इंतखाबात का रिज़ल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि सियासी इत्तेहाद भी बनते हैं। क्या वजह है कि जो MQM है वो हर दफ़ा महाजिर कार्ड तो इस्तेमाल करती है? महाजिर सियासत आप कह रहे हैं कि आप लिसानी सियासत करते हैं, और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM में वापस आए, अपनी PSP ख़त्म करके मर्जर हुआ, वो भी इसी बात पर हुआ। तो आपको लगता है कि अब ये जो महाजिर कम्युनिटी है वहाँ पर इनके इस जो ये सेल कर रहे हैं उसको ख़रीदा जाएगा, उसको बाय किया जाएगा, और उनकी एक्सेप्टेंस अब है कराची के वोटर्स में, उर्दू स्पीकिंग वोटर में? नादिया साहबा, एक तो आपने अभी जो फरमाया कि इत्तेहाद इसी बुनियाद पर हुआ या मर्जर इसी बुनियाद पर हुआ, महाजिर बुनियाद पर, तो मेरा ख्याल है कि गलत फहमी है ये। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो ये कहते रहे कि मैं महाजिर सियासत को हमेशा के लिए दफन करने आया हूँ, और उन्होंने दावे किए कि मैंने महाजिर सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं महाजिर नारों को गाली तस्वुर करता हूँ, गाली समझता हूँ। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो उस वक्त की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी, यानी PSP से मर्जर से पहले, उन्होंने भी कभी महाजिर इशूज़ पर बात नहीं की। हमारा तो बहुत देरीना मुतालबा रहा है ना कि कोटा सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, इसलिए कि ये मेरिट का कत्ल है और मेरिट पर हमारे लोगों को महरूम रखा जाता है, मुलाजमतों से भी और तालीमी इदारों में तालीम के बेहतर मौक़े जो हमें मिलने चाहिए उससे महरूम रखा जाता है। तो उस कोटा सिस्टम की गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी तो इसी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दौर में इमरान खान साहब ने की और ये सब खामोश रहे। इसी तरह आज अफ़गानियों को निकालने की जब बात हो रही है तो तमाम के तमाम जमातें अफ़गानियों के फेवर में तो एहतजाज भी कर रही हैं और मुतालबात कर रही हैं हुकूमत से, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट समेत किसी जमात ने, यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अगर आप ये समझती हैं कि वो महाजिर अवाम की नुमाइंदगी करती है, तो ज़ाहिर है अफ़गानियों के मामले पर जिस तरह तमाम जमातों ने अपना रद्दअमल दिया, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को चाहिए था कि वो क्लियर इंस्टांस उनका पब्लिक के सामने आता और हुकूमत से वो मुतालबा करते कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बचाने की जंग लड़ी थी वो आज भी 66 कैंपों में रेड क्रॉस के पड़े हुए हैं और उनका हक़ है पाकिस्तान आना।
उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए कभी किसी सियासी जमात ने आवाज़ नहीं उठाई। अफ़गानी जो यहाँ की मईशत को उन्होंने तबाह किया, गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से यहाँ जराइम के अंदर इजाफा हुआ, उन्हें अगर यानी हुकूमत ने कोई फैसला किया है या हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने अगर कोई फैसला किया है तो उस फैसले के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो मुत्तहदा का कोई क्लियर स्टांस तो हमारे मैसूरीन मुश्तक़ी पाकिस्तान पे नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब के मर्जर यानी पीएसपी के मर्जर के साथ एमक्यूएम के साथ एमक्यूएम को फायदा होगा या नुकसान होगा इलेक्शंस में? नादिया साहिबा, मैं तो ये कह चुका कि अमलन अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ख़त्म हो गई। बज़ाहिर मुत्तहदा मौजूद है लेकिन अमलन अब पीएसपी एग्जिस्ट करती है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो जब ये मर्जर हुआ था तो आपसे भी मेरा ख्याल है एक वफ्द की मुलाकात हुई थी। क्या आपका कोई इरादा है कि आप भी इनके साथ शामिल होकर किसी किस्म का कोई इत्तेहाद करके और फिर आप इलेक्शन में उतरें, या पहले या बाद में? क्योंकि आमिर खान साहब तो वापस गए, आप नहीं गए, वजह? आमिर खान साहब क्यों गए, अब मैं उस पर कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। लोगों को मालूम है कि क्या वजूहात थी, कमज़ोर थे या उनकी मजबूरी थी, वो चले गए। लेकिन मैं मुनाफ़क़त करने का आदी नहीं हूँ और मैं हमेशा इस चीज़ की मुखालफत करता रहा हूँ। तो मेरा अल्ताफ़ साहब से जो इख्तिलाफ़ था वो इसी बुनियाद पर था कि आपने महाजर लफ्ज़ से इनकार करके या उससे इनहराफ करके आपने कौमी धारे की जो सियासत करना चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर यानी अल्ताफ़ साहब के ऊपर जो अभी चार्ज है, जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की, अगर उसमें स्टेट उनको क्लियर करे और वो पाकिस्तान में आकर महाजर सियासत करना चाहें तो मेरे लिए तो बेहतर चॉइस वो है। और अगर मुत्तहदा या महाजर कौमी मूवमेंट के नाम पर या महाजर लफ्ज़ के बगैर अगर मुझे किसी के साथ बात करनी हो तो फिर मैं उन लोगों के साथ बात क्यों करूं या उनके साथ मुझे जाने के लिए मजबूर क्यों किया जाए कि जो लोग तो किसी के कहने पर वफ़ादारियां तब्दील करके वहाँ गए हैं। यानी आपको मालूम है कि अल्ताफ़ साहब ने 2007 में इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की थी और ये तमाम लोग जो आज अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ हलक फाड़ फाड़ के दुहाइयाँ देते हैं और बुराइयाँ करते हैं, ये सब के सब टीवी पर बैठकर अल्ताफ़ हुसैन की उस मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की भी वकालत किया करते थे। तो वो तो फिर ज़ाहिर है जब ठाकुर उठा के लेकर गया है तो उसके बाद वफ़ादारियाँ तब्दील हुई हैं, तो अपने सर बचाने के लिए वफ़ादारियाँ तब्दील हुई हैं। उनके साथ बैठने से तो बेहतर है ना कि अगर स्टेट अल्ताफ़ को क्लियर करे तो ज़ाहिर है कि महाजर नाम के बगैर अगर कोई पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आदमी वहाँ करे जहाँ कम से कम कोई बंदा स्टैंड तो लेके बैठा है ना। सर, आप क्या देखते हैं कि क्या कराची की पॉलिटिक्स में या जो सिंध के अर्बन एरियाज़ हैं उनकी पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल वैक्यूम अभी भी मौजूद है? और पिछले इलेक्शन में जैसे पीटीआई ने एक बड़ी वहाँ से सीट्स ली थी, वो अभी पॉलिटिकल वैक्यूम है या आपको लगता है कि वो एमक्यूएम फिल कर लेगी, पीटीआई फिल कर लेगी? नादिया साहबा, एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत कराची में एक तवील अरसे तक जो है वो यानी गैर कानूनी सरगर्मियाँ कह लीजिए, दहशत गर्दी कह लीजिए, कत्ल गारतगरी कह लीजिए, जो कुछ भी होता रहा उसमें ज़ाहिर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत शहर के लोगों को इन्वॉल्व किया गया और जीआईटी में एक एक केस के अंदर 50-50 लोग जीआईटी के अंदर शामिल हो गए। इन हालात के अंदर ज़ाहिर है इमरान खान जब लाडले थे तो लोगों ने इमरान खान को ज्वाइन करने की कोशिश की कि किसी तरह गिरफ्तारियों से और जेलों से और गुमनामी से बच जाएं, वरना मिसिंग पर्सन में उनके भी नाम आ रहे होते। इसी तरह आज भी बहुत सारे लोग इन हालात में मुख्तलिफ जमातों को ज्वाइन करते हैं, तो वैक्यूम तो मौजूद है। अगर इस शहर के अंदर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील कराने के लिए दबाव डालने का सिलसिला बंद हो तो जाहिर है कि महाजर नाम पर पॉलिटिक्स जो है वो आज भी उसी तरह लोगों की ख्वाहिश और लोगों के दिलों की जान है। अच्छा, एक चीज़ आफाक साहब, ये जो कराची का जो अमन लौटा है तो पीएमएलएन ये क्रेडिट लेती है कि जी हमने कराची की रोशनियाँ वापस लौटाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एमक्यूएम है तीनों अदवार में जब उन्होंने पीएमएलएन के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद किया तब तक कराची में ऑपरेशन हुआ, उनके ऑफिसेज बंद हुए, पूरी की पूरी हमने देखा कि मिसिंग पर्सन की लिस्ट, एक तवील लिस्ट हमारे सामने आई, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी हुई।
ये सब भूल भाल गए और बस वे फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, अवाम भूल गए? जी नादिया साहब, मैंने आपसे अर्ज की ना कि देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कभी भी हस्ब इख्तिलाफ में सरवाइव नहीं कर सकती, बैठ ही नहीं सकती। वो किसी भी सूरत में इख्तिदार में रहना चाहती है। तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में यहाँ क्या ही ऑपरेशन हुए और बहुत सारे लोग मारे गए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई यहाँ पर, और लोग मिसिंग हैं जिनके ये आज भी दावे करते हैं। तो उसके बावजूद तमाम मामलात को पसे पुश डालकर इख्तिदार में आने के लिए फिर दोबारा उनसे बात की गई। और मैंने आपसे अर्ज की कि ये मफादात की सियासत होगी। इनका वोटर इस अलायंस को कबूल करेगा? अच्छी नजर से देख रहा है? अगर आप मेरी राय लेना चाहें तो मैंने आपसे अर्ज की कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी खालिद मकबूल साहब, डॉक्टर खालिद मकबूल साहब की सरबराही में जो काम उस वक्त कर रही थी, खालिद मकबूल साहब, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक नज़रियाती कारकुन हैं और नज़रियाती साथी रहे माजी में, और APMSO को उन्होंने हेड किया है, और अल्ताफ़ साहब की क़यादत में भी उन्होंने एक तवील अरसे बहुत तंजीमी काम किया है। उनको तजर्बा था, उनकी एक रिस्पेक्ट थी कारकुनान के अंदर, और उन्होंने बहुत मोहतात पॉलिटिक्स की थी। उन्होंने यानी अगर मैं कहूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरह गैर मोहतात रवैया अख्तियार नहीं किया था, उन्होंने लोगों की शख्सियत के ऊपर बात नहीं की थी। उस वक्त उनकी कुछ पोजीशन थी, लेकिन अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का PSP के मर्जर के बाद जो माजी में मुत्तहिदा की पोजीशन थी वो भी अब नहीं है। ये बहुत क्लियर तमाम लोगों को पता है। आखिरी क्वेश्चन और रिक्वेस्ट है कि कराची में कुछ खबरें हैं कि बड़ी हलचल होने वाली है, शायद अल्ताफ हुसैन की वापसी हो जाए। क्या कोई ऐसी हवाओं के रुख तब्दील होते आपको दिखाई दे रहा है? गुंजाइश है अल्ताफ हुसैन की कराची की सियासत में? रिफ्रेश कर देखिए, ये सवाल तो हिम्मत करके आप इदारों से कीजिए, मुझसे मत कीजिए कि उनकी गुंजाइश है या नहीं है, इसलिए कि उनका जवाब तो इदारे दे सकते हैं कि वो उनको माफ करें या उनके लिए। मैं अवामी सतह पे बात कर रही हूँ, अवामी सतह पे बात कर रही हूँ। अवाम आज भी क्या अल्ताफ हुसैन को की तरफ देख रही है? देखिए, अल्ताफ साहब जिस वजह से लोगों के लीडर बने थे वो मसाइल थे। उन मसाइल को अगर आप बरकरार रखेंगे या उन मसाइल में इजाफा करेंगे या एहसास महरूमी में इजाफा करेंगे तो ज़ाहिर अल्ताफ की ज़रूरत मौजूद है। उन मसाइल को एड्रेस करते तो अल्ताफ खत्म हो जाते। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अफाक साहब, आपके टाइम का और सवालों के जवाब देने का। एक और मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं तो PTI ने आज एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है कि जो 16-17 माह की जो हुकूमत रही है PDM की, उसने मईशत में क्या तबाही फेरी है, उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और वो लिस्ट भी जो वाइट पेपर है वो भी आपके सामने रखेंगे, और बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई मैं ज़रा अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि आज जो वाइट पेपर रिलीज़ किया है अगेंस्ट PDM गवर्नमेंट PTI ने, उसके जो मंदजात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि तहरीक इंसाफ बेरोज़गारी की में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है 8.5%, 2 मिलियन से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हुए हैं। ये उन 16 माह की PDM की कारकर्दगी पे PTI ने जारी किया है वाइट पेपर। 2 करोड़ अफराद खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं, 6% शरह से तरक्की करती मईशत मनफी कर दी गई। PTI हुकूमत ने शरह महंगाई 12.7% तक महदूद रखी, और मई 2023 में सालाना महंगाई 38% रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में महंगाई 50% तक पहुंचा दी गई, और 16 माह में बैरूनी कर्जे में 20 खरब का इजाफा हुआ। PTI हुकूमत ने 40 माह में सिर्फ 18.3 खरब का कर्जा लिया था। माली साल 2022 में ज़राई तरक्की की शरह 4.4% रही, और PTI दौर में औसत शरह नमू 5.7% रही। बरामदात $32 अरब, तरसीलात ज़र $31 अरब तक पहुंची, और $31.7 अरब के मुकाबले में बरामदात $27.7 अरब तक गिर गई PDM के दौर में। सर, किस तरह से आप ये देखते हैं, और कितने हक़ाइक़ पर मबनी है ये वाइट पेपर आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें ना अब थोड़ा सा डेप्थ में चीज़ों को देखना चाहिए। इससे मेरा क्या मतलब है? मतलब यह है कि हमने दोनों अदवार में एक चीज़ ये देखी कि जैसे ही आपकी ग्रोथ पिकअप करती है
तो उसके बाद वो ग्रोथ जो है वो नीचे चली जाती है। वो क्यों नीचे चली जाती है? क्योंकि एक करंट अकाउंट का यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर का यानी कि बैरूनी जो हमारी सरमायाकारी और हम जो पैसे लाते हैं और जो इंपोर्ट्स होती हैं और जो उसके बस एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस आती हैं, उसका जब खसारा बनता है तो वो बढ़ जाता है कि जैसे ही ग्रोथ पिकअप करती है। ये फिनोमिना कंसिस्टेंट है। अब आप आगे चलिए, फिजिकल मालियाती खसारा भी कंसिस्टेंट है। मतलब 2020 में 7%, 2021 में 6%, 2022 में 8% के करीब, फिर 7.6%, अभी भी 7.5% है। ये चले दो ही चीजों पे गुफ्तगू कर लेते हैं। हम इन दोनों चीजों पे क्या कोई फंडामेंटल रिफॉर्म कर पाए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई फंडामेंटल रिफॉर्म कर पाए हैं। तीसरा आ जाइए एनर्जी सेक्टर। जब मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत छोड़ के गई थी तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था। जब इसकी पीपीपी की हुकूमत ने छोड़ा 500 अरब, जब पीएमएलएन ने छोड़ा 1100 अरब, पीटीआई ने छोड़ा 2350 अरब, और जब पीडीएम ने छोड़ा तो अगेन 2500 अरब। जीरो खसारा था हमारा गैस सेक्टर का, जो बढ़ के कहीं हमारा 1600 से 2100 हो गया। अगर उसमें लेट पेमेंट सरचार्ज डालें तो 2900 हो गया। अगेन, क्या हम एनर्जी सेक्टर को फंडामेंटल रिफॉर्म कर पाए हैं? पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे फिस्कल खसारों से है, हम उसको भी नहीं संभाल पाए। कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेंड है ना वो कंसिस्टेंट है, किसी हुकूमत में भी आप देख लें। पैदावारी सलाहियत कमजोर है। हम अपनी जो टॉप 5 स्टेपल क्रॉप्स हैं उसमें वी आर ईदर 1/3 और 50% ऑफ द वर्ल्ड। अब एक और अशारिया देखें, पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 9% है एफपीआर का, और इसी के अराउंड पिछले 5-10 साल से हॉवर कर रहा है। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एबरेशंस को निकाल दें तो आपको कंसिस्टेंटली ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई देगी जो कि कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। एक और चीज देखिए, आईएमएफ के पास कोई भी 13-16 में भी आईएमएफ के पास गए, फिर 19 में आईएमएफ के पास गए, फिर अभी 23 के प्रोग्राम में आईएमएफ के पास गए। पर इसमें सवाए 13-16 का प्रोग्राम छोड़ दें तो आपको देखेंगे कि प्रोग्राम में जाते हैं, इनकम्प्लीट छोड़ के बाहर आ जाते हैं। आईएमएफ के डिलेज हर्ट करते हैं, उस पर भी हम फर्म नहीं होते कि हमें आईएमएफ करना है। डू यू सी अ पैटर्न जो हर जगह कंसिस्टेंट है? ये मोर फंडामेंटल एनालिसिस है। क्योंकि नादी अब आगे बढ़ना है ना, मतलब मैं आगे हर एक के आपको बता सकता हूँ कि जी ये चीजें इधर कम थी, ये चीजें इधर कम थी, बट दिस इज अ कंसिस्टेंट पैटर्न। एक्सटर्नल डेट बढ़ता है, लोकल डेट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अगर इस साल आप फॉर एग्जांपल 7.5% का खसारा करेंगे और 8,000 अरब बोरो करेंगे तो डेट आपका बढ़ेगा। ये है एक ओवरऑल पिक्चर पाकिस्तान की। जी मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, अब हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। सर, आपने आईएमएफ की बात की कि हमने प्रोग्राम्स लिए लेकिन हमने उनको इनकम्प्लीट छोड़ा। क्या इस बात में हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब की जो पहली हुकूमत थी उन्होंने आईएमएफ का कशकोल तोड़ दिया था? इसको भी समझ लीजिए, आईएमएफ क्या चीज है। आप जब बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बैरूनी खसारे में इस तरह आ जाते हैं कि रिजर्व्स बहुत कम हो जाते हैं, आपको खदशा होता है कि पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान हर दफा तभी आईएमएफ के पास जाता है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम 23 दफा आईएमएफ के पास अब जा चुके हैं। ये 23वां प्रोग्राम है पाकिस्तान के, उसमें से 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट हैं। वी गो इनटू अ प्रोग्राम, जैसे अभी आपने लास्ट प्रोग्राम देखा, वी गो इनटू अ प्रोग्राम, 2-3 किस्तें लेते हैं, इनिशियल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आती है, कीमतों को बढ़ाते हैं। जैसे ही मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करें, एग्रीकल्चर पे टैक्स लाएं, रिटेल पे टैक्स लाएं, टैक्स बेस को बढ़ाएं, रेगुलेटरी बिहेवियर चेंज करें इकोनॉमी का, वहां से हम कतराते हैं। हम आईएमएफ के भी चीजें पूरी नहीं करते। ये बात दुरुस्त है कि 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है, क्योंकि वो प्रोग्राम मैंने पीएमएलएन के लिए उस स्मॉल टीम में एंकर किया था, तो ये बात दुरुस्त है। वो प्रोग्राम हमने, दैट इज द ओनली प्रोग्राम दैट वी कंप्लीटेड। टेल विंड थी, जियो स्ट्रेटेजिक टेल विंड भी थी, हम भी काम कर रहे थे। ये बात आपकी दुरुस्त है। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो परफॉर्मेंस जिसकी शीट इन्होंने तैयार की है, वाइट पेपर इन्होंने पीटीआई ने तैयार किया है, क्या जो पीडीएम गवर्नमेंट का जो वो नैरेटिव था कि हमने मुल्क बचाया है, दिवालिया होने से बचाया है, मुल्क की मईशत को संभाला दिया है, ये उनके उस नैरेटिव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? ऑनेस्टली देखें, अगर हम 2022 मालियाती साल खत्म हुआ और 2023 में मतलब $2.5-3 अरब के रिजर्व्स पे खड़े थे और आईएमएफ से कह रहे थे कि हमें आकर मदद करें ताकि हमारे रिजर्व्स का बिल्डअप शुरू हो, अगर चाइना और आईएमएफ उस वक्त ना आए होते और ये मदद ना होती, तो अब आप मुझे खुद बताइए कि ये तो आपके सामने है ना। व्हाट इज आईएमएफ? डॉक्टर ऑफ द आईसीयू। सो योर इकोनॉमी वाज इन आईसीयू, यू वेंट टू द आईएमएफ। देखिए, ये बात हमें मानना पड़ेगी कि चूंकि फंडामेंटल फैसले नहीं होते तो सतही फैसलों से एक वक्त गुजारा जा सकता है। जो पीटीआई की हुकूमत जब जा रही थी तो वो आईएमएफ के प्रोग्राम की डिले की वजह से कुछ फैसले नहीं कर पाई। आपको याद होगा कि एक पेट्रोल की सब्सिडी दे दी गई थी जो एक वन टाइम बहुत हाई रन कर रही थी, फिर प्रोग्राम डिले हुआ, मैक्रो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई और फिर उधर से आई डोंट थिंक हम फिर वो जो 16 माह में सर्जरी कर पाए एंड अगेन आईएमएफ से इनहराफ हुआ, फिर मुश्किल हुई। अब कुछ लगता है कि देयर आर अर्ली साइंस कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एस्टैब्लिशमेंट की पुश ऑन होर्डिंग, स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, डी डॉलराइजेशन, आईएमएफ की कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ थोड़ा सा जिसे कहेंगे होल्ड करना शुरू किया है मैक्रो स्टेबिलिटी ने। इन्फ्लेशन भी शायद डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, कुछ करंट अकाउंट का खसारा संभल रहा है। ये अर्ली ग्रीन शूट्स हैं इस चीज के कि पाकिस्तान की मैक्रो स्टेबिलिटी आने वाले माह में आ सकती है अगर हम इन चीजों पे कारबंद रहें। बट दैट डजंट मीन, IMF याद रखिए is a necessary condition for Pakistan today, but it is not a sufficient condition by any stretch of imagination for Pakistan's prosperity. वो एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म, वो FBR का रिफॉर्म, वो पाकिस्तान की ग्रोथ को लाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का रिफॉर्म, ये सब काम तो आपने और मैंने करने हैं। ये काम तो इस मुल्क की पैदावार, एग्रीकल्चर को हमने ठीक करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे एक आखिरी सवाल, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की जो आपने बात किया उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर क्यों नहीं आ रहा, कोई रिलीफ आवाम को क्यों नहीं मिल पा रहा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि देखें जी 31 थी और 27 हो गई है सितंबर से अक्टूबर में, तो आप कहेंगे कि 27 कौन सी कम है। मैं एग्री करूंगा कि कीमतों का 27% बढ़ना बहुत ज्यादा है। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। कुछ तो पेट्रोल 48 रुपए कम हुआ, डीजल 26 रुपए 2 हफ्तों में कम हुआ है। अभी भी इंटरनेशनल कीमत संभल गई है, कम है। हमारी जो रुपए की कदर में बेहतरी आई है उससे आपको आने वाले दिनों में भी ये दिखाई देगा। इलेक्ट्रिसिटी का पास थ्रू बहुत अरसे से रुका हुआ था, गैस का पास थ्रू बहुत अरसे से रुका हुआ था, हमारी पैदावारी सलाहियत डिस्टर्ब थी बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, अब कुछ पिकअप करना शुरू हुई है। सो लेट्स होप, पर जब तक हुकूमत अपना खसारा नहीं संभालेगी नादिया, हम चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, बड़ी डिटेल के साथ ज़बान में हमें ये बात समझाने की कि बहुत आसान है ये बात कह देना, एक पेपर जारी कर देना, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ मुख्तलिफ है, और जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी और बड़े फैसले नहीं होंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। बहरहाल प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।